हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले हम समझेंगे थोड़ा सा डिफरेंस कि विभेदीकरण क्या होता है और स्तरीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, स्तरीकरण एक अलग चीज़ है, विभेदीकरण एक अलग चीज़ है। विभेदीकरण का मतलब हुआ विभेद करना, डिफरेंस बताना कि क्या अंतर है। ठीक है, और स्तरीकरण का मतलब हुआ कि उस अंतर के आधार पर लोगों को उच्चता निम्नता के क्रम में बांटना। ये हो गया स्तरीकरण। जैसे आपका हाथ है, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, आपका फिंगर है, उस पर 5 उंगलियां हैं। ये अंगूठा छोटा होता है, वो वाली उंगली थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर बीच वाली उंगली सबसे बड़ी है, ये वाली छोटी है, फिर ये सबसे छोटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये अलग अलग है पांचों। ये क्या है? अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो ये है विभेदीकरण। और जब हम इसमें कहें कि ये बड़ी है, फिर ये उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर ये छोटी है, फिर ये छोटी है, अगर हम इस तरीके से छोटा बड़ा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? स्तरीकरण। मतलब अंतर बताना, लोगों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वो अलग हैं, ये विभेदीकरण हुआ। और उसी अंतर के आधार पर लोगों को क्रमानुसार बता देना, ऊंच नीच बता देना, ये हो गया स्तरीकरण। तो विभेदीकरण के आधार पर लोगों को जो पद प्राप्त होता है, जैसे डिवाइड किया ना, तो लोगों को जो पद प्राप्त हुआ उनको जब हम क्रमानुसार लगा देंगे, यानी समाज के लोगों को ऊंच नीच के क्रम में जब हम लगा देंगे, तो इसको कहेंगे सामाजिक स्तरीकरण। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसको अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करी है। जैसे जिसबर्ट है, तो इन्होंने क्या कहा? सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन है जो उच्चता और निम्नता के संबंधों में बंधे होते हैं। क्या है स्तरीकरण? समाज का स्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन है। समाज को कुछ श्रेणियों में बांट दिया जाता है उनको, और उसमें उच्चता और निम्नता के रिलेशन बता दिए जाते हैं कि ये हायर क्लास पे रहेगा, उसकी उच्च परिस्थिति है, फिर उससे निम्न, फिर उससे निम्न। ठीक है, तो उच्चता निम्नता के संबंधों में लोग बंधे होते हैं। रेमंड मूर ने इसको बताया कि स्तरीकरण समाज का क्षैतिज विभाजन है। देखो, दो शब्द हैं, बहुत अच्छे से समझना। एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊर्ध्व हो गया। ठीक, और क्षैतिज मतलब समानांतर ही है। तो क्षैतिज विभाजन मतलब ऐसे आ रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा, फिर ये उससे, फिर ये उससे, फिर उससे, मतलब ऐसे तो क्षैतिज का ऐसे समानांतर होता है। लेकिन फिलहाल अभी स्तरीकरण की बात हो रही, तो क्षैतिज का मतलब होगा कि हल्का हल्का ऊपर की तरफ रेखा। पार्सन्स ने कहा, सामाजिक स्तरीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है। क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी व्यवस्था में व्यक्तियों का एक क्रम विन्यास लगा दिया जाता है ऊंच नीच के क्रम में। ट्यूमिन ने स्तरीकरण को शक्ति, संपत्ति और सामाजिक मूल्यांकन के अनुसार असमान स्थितियों में विभाजन माना। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति है या जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है, जिसको समाज में ज़्यादा उच्च परिस्थिति प्राप्त है, उसको स्तरीकरण में ऊंची परिस्थिति मिलेगी। और जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसको समाज में भी हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसको निम्न परिस्थिति प्राप्त होगी। तो ऊंच नीच के क्रम में विभाजन है 3 आधारों पर, यह बताया ट्यूमिन ने। इन्होंने स्तरीकरण की 5 विशेषताएं भी बताई हैं। किसने? ट्यूमिन ने। कौन कौन सी बताई हैं? तो इन्होंने बताया कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, इसकी 5 विशेषताएं हैं। एक होता है सामाजिक, दूसरा पुरातन, तीसरा सार्वभौमिक, चौथा है विभिन्न स्वरूप, और 5वीं है परिमाणात्मक प्रक्रिया। इसको थोड़ा समझते हैं। पहली विशेषता उन्होंने क्या बताई है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, इसकी विशेषता है कि ये सामाजिक होता है। मतलब जहाँ समाज है वहीं पर देखने को मिलेगा। किसी कोई जैसे संत साधु लोग रह रहे हो, समाज से बाहर हैं, तो वहाँ पर स्तरीकरण नहीं होगा। तो जहाँ पर समाज है वहीं पर स्तरीकरण होगा। प्लस ऐसा नहीं है कि आज की व्यवस्था है, बहुत समय से चली आ रही है, तो बहुत ही पुरातन व्यवस्था है, प्राचीन समय से। ये हो सकता है कि स्तरीकरण के आयाम, उसके मानक बदले हों।
मतलब पहले जैसे किसी वर्ण के आधार पर होता था, तो सपोज अब वर्ण का स्थान जाति ने ले लिया, या फिर अब अर्थव्यवस्था में आर्थिक साधनों ने ले लिया। तो है पुरातन व्यवस्था, बस उसका तरीका बदल सकता है। फिर तीसरी विशेषता उन्होंने बताई कि स्तरीकरण सार्वभौमिक होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक स्थान विशेष पर पाया जाए, ये सभी जगह पाया जाता है। सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह पाया जाता है। और चौथा विशेषता उन्होंने बताई कि स्तरीकरण के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, किसी एक स्वरूप में देखने को नहीं मिलता, अलग अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं। परिमाणात्मक प्रक्रिया है, मतलब इसमें हम स्तरों की बात करते हैं ना, तो इसको हम माप सकते हैं, तो परिमाणात्मक प्रक्रिया होती है स्तरीकरण। तो ये 5 विशेषताएं बताई ट्यूमिन ने। सोरोकिन ने स्तरीकरण को मानव की वंशानुगत भिन्नताओं के आधार पर माना कि जो स्तरीकरण है ये मनुष्य की कुछ वंशानुगत विविधताएं होती हैं जिनके आधार पर होता है। तो एक तरीके से कह सकते हो इन्होंने जैविकीय कारकों की तरफ इंगित किया है स्तरीकरण में। स्तरीकरण के प्रकार, कितने प्रकार हो सकते हैं? तो बॉटोमोर ने स्तरीकरण के 4 प्रकार बताए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि दास, जाति, जागीर, वर्ग, इन आधारों पर स्तरीकरण को किसने बताया? तो बॉटोमोर ने बताया है कि स्तरीकरण 4 आधारों पर हो सकता है, 4 प्रकार से हमको देखने को मिलता है। एक तो वर्ग के आधार पर, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इस तरीके से। जागीर के आधार पर कि जमींदार हो गए या फिर कृषक हो गए या फिर कृषिविहीन मजदूर हो गए। जाति के आधार पर उच्च जातियां, निम्न जातियां, अछूत जातियां। दास के आधार पर जो एक दास हो गए और एक मालिक हो गए। तो 4 आधार बताए इन्होंने। फिर बर्गेल ने 2 प्रकार बताए या 2 आधारों पर बताया कि स्तरीकरण हो सकता है। एक होता है सामूहिक और एक होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में व्यक्ति विशेष की विशेषताओं के आधार पर क्रम विन्यास होता है, और सामूहिक में उस पूरे समूह की। अब जैसे किसी जाति का जो स्तरीकरण है, तो जाति में किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरी जाति का। तो जातिगत जो स्तरीकरण है वो सामूहिक कह सकते हो। और जैसे वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग में कोई व्यक्ति के वर्ग चेंज भी होता रहता है, तो उसकी परिस्थिति चेंज भी हो सकती है। सामान्य आधार पर स्तरीकरण को हम कह सकते हैं कि प्रदत्त और अर्जित, या फिर बंद और मुक्त, इन 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है कि जो हमें प्रदत्त मिला हुआ है स्तरीकरण में, जैसे जाति है तो ये हमें प्रदत्त मिली हुई है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है अर्जित विशेषताएं, धन संपत्ति है, तो ये हमारी अर्जित में आ जाएंगी और इसके आधार पर जो स्तरीकरण होगा वो अर्जित में आ जाएगा। बंद और मुक्त स्तरीकरण, तो बंद स्तरीकरण फिर वही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे जाति का है, तो जाति को बंद स्तरीकरण का आधार क्यों कहेंगे? क्योंकि जाति में जो परिवर्तन है वो पॉसिबल नहीं होता। एक बार आपने जिस जाति में जन्म ले लिया तो फिर आप उसी जाति के होकर के रह गए। और मुक्त जैसे वर्ग है, तो वर्ग स्तरीकरण का है तो एक आयाम, लेकिन वर्ग एक मुक्त व्यवस्था है। आप पैसा ज्यादा कमा लो तो उच्च वर्ग में चले गए, आपके पास पैसा ना रह गया तो फिर आप निम्न वर्ग में आ गए। तो बंद और मुक्त, तो इन आधारों पर हम स्तरीकरण को बांट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्तरीकरण के आधार, किन किन समाजशास्त्रियों ने किन किन आधारों पर स्तरीकरण को बताया है। तो जैसे आपके कार्ल मार्क्स हैं, तो मार्क्स ने स्तरीकरण के 2 आधार बताए, एक बताया पूंजीपति, एक बताया सर्वहारा। मतलब एक जिसके पास सब कुछ है, एक जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय उसके श्रम के, सिवाय उसकी मेहनत के। तो ये 2 बताए। सोरोकिन ने 3 बताए, एक बताया राजनीतिक, दूसरा बताया आर्थिक और तीसरा बताया व्यवसायिक। देखो इन्होंने सामाजिक आधार की बात नहीं की है, तो ये चीज ध्यान रखना है। सोरोकिन ने कौन कौन से बताए हैं? राजनीतिक, आर्थिक और व्यवसायिक बता दिए हैं। डेविस ने कौन कौन से बताए? तो डेविस ने बताए हैं सम्मान और प्रतिष्ठा। ठीक है, सम्मान और प्रतिष्ठा की बात की है इन्होंने। पार्सन्स ने बताया नातेदारी, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्य यानी पैसा हमारा, शक्ति और सत्ता। 6 आधार, कितने बताए? 6 आधार पर स्तरीकरण हो सकता है। फिर आपके आते हैं वेबर। वेबर ने कौन कौन से बताए हैं? तो वेबर ने बताया, एक तो बताया संपत्ति, दूसरा बताया शक्ति और तीसरा बताया
सम्मान। तो इन्होंने त्रिस्तरीय आधार बताया, इसको त्रिस्तरीय वेबेरियन मॉडल भी कहते हैं। वेबेरियन मॉडल को इंडियन व्यवस्था में अध्ययन के लिए किसने यूज किया था, ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय व्यवस्था के अध्ययन में किसने वेबेरियन मॉडल को प्रयोग किया था। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, नहीं पता है तो फिर मैं बताऊंगी बाद में। तो ये त्रिस्तरीय इन्होंने मॉडल बताया। जो संपत्ति है ये आर्थिक आधार के अंतर्गत आ गई, शक्ति राजनीतिक आधार के अंतर्गत आ गई, और सम्मान ये सामाजिक आधार के अंतर्गत आ गया। ठीक है, फिर आते हैं हरलम बोस। हरलम बोस ने भी 3 आधार बताए। एक तो बताया शक्ति, दूसरा प्रतिष्ठा और धन। जिसके पास शक्ति ज्यादा है और जिसके पास प्रतिष्ठा ज्यादा है, जिसके पास धन ज्यादा है, वो समाज में ऊंची परिस्थिति प्राप्त करेगा। स्तरीकरण में उसका जो स्थान है वो ऊंचा होगा। जिसके पास नहीं है उसका स्थान नीचा होगा। बॉटोमोड ने बताए प्रतिष्ठा और शक्ति 2 आधार। ओल्सन ने बताए हैं शक्ति, सुविधा और सम्मान 3 आधार। गिडिंग्स ने एकमात्र आधार बताया शक्ति। शक्ति के आधार पर स्तरीकरण को बताया गिडिंग्स ने। C.W. मिल्स ने 3 आधार बताए हैं स्तरीकरण के। एक बताया विशेषाधिकार, दूसरा प्रतिष्ठा और तीसरा सत्ता। विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और सत्ता ये 3 आधार बताए हैं C.W. मिल्स ने। यहीं पर एक वन लाइनर कॉन्सेप्ट है, शक्ति की अवशिष्ट श्रेणी। ये किसने दिया था, ये दिया है पार्सन्स ने, शक्ति की अवशिष्ट श्रेणी। ठीक है, एक बुक है इंपॉर्टेंट है लिप्सेट और बेंडिक्स की, क्लास स्टेटस एंड पावर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, नोट कर लीजिएगा। तो ये तो हो गए आधार। अब हम देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। तो इसके लिए जो फेमस जो प्रमुख सिद्धांतकार हैं उसमें 2 आते हैं, या जो परिप्रेक्ष्य कह सकते हो, 2 परिप्रेक्ष्य हैं। एक है पहला प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य और दूसरा परिप्रेक्ष्य है संघर्षवादी। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य में कौन से आएंगे, उसके लिए आएंगे डेविस और मूर। डेविस और मूर ने प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य दिया था स्तरीकरण का, जिसमें इन्होंने कहा कि स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है। देखो, प्रकार्यवाद का मतलब होगा कि जितने भी प्रकार्यवादी हैं वो अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तो जो स्तरीकरण है ये विभाजन लाएगा, लेकिन अब चूंकि प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं तो इनके अनुसार जो स्तरीकरण है वो भी एक अच्छी चीज है। किस तरीके से अच्छी चीज है, तो इसके लिए डेविस और मूर ने बताया कि समाज में कुछ ऐसी नीड्स होती हैं, कुछ बेसिक नीड होती हैं। अब उन नीड को सभी लोग तो पूरा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों के अंदर ही क्षमता होती है कि वो लोग पूरा कर सकें। तो जो भी विशेष व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, समाज इनको पुरस्कृत करता है। ठीक है, तो इस तरीके से समाज की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और समाज उन व्यक्तियों को बदले में पुरस्कृत करता है। ये जो थ्योरी है इसका समर्थन किया था पार्सन्स ने मूल्यों के आधार पर, और परेटो ने विविधता और भिन्नता के आधार पर इसी चीज को बताया था। तो सिंपली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि समाज में कुछ आवश्यकताएं हैं जिसको सभी लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि समाज की आवश्यकता है नेतृत्व। अब नेतृत्व की क्षमता सभी में नहीं होती है, तो इसके लिए जो लोग नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, जिन लोग के अंदर ये विशेषता है, तो वो लोग अपना वो कार्य करेंगे, और समाज की जब वो आवश्यकताएं पूरी हो गई तो समाज उनको पुरस्कृत करेगा उपाधियों के द्वारा, सम्मान के द्वारा या उच्च परिस्थिति के द्वारा। तो इस तरीके से स्तरीकरण बन जाएगा। तो स्तरीकरण क्या है, एक अच्छी चीज है जो कि समाज में एक सृजनात्मकता लाती है, एक रचनात्मकता लाती है। तो स्तरीकरण समाज की सृजनात्मक जरूरत है। इनकी बुक थी सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, डेविस एंड मूर की, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा परिप्रेक्ष्य है संघर्षवादी। ये जो परिप्रेक्ष्य है इसमें अपने कार्ल मार्क्स हैं और इसके समर्थन में है डेंडॉर्फ और सिमेल। तो इन लोग का क्या मानना था, इन लोग का मानना था कि जो स्तरीकरण है ये अच्छी चीज नहीं है, ये वर्ग संरचना के कारण हो रहा है, और स्तरीकरण से समाज में विभाजन आएगा, विघटन आएगा। क्यों विघटन आएगा, क्योंकि ये बांट रहा है समाज को, ऊंच नीच के क्रम में बांट रहा है ना, तो समाज में एक तरीके का बंटवारा हो जाएगा
और स्तरीकरण वर्ग संरचना की जो खाई है उसको और ज़्यादा गहरा कर देगा। मतलब तुम उच्च वर्ग के हो, हम निम्न वर्ग के हैं। मार्क्स यही तो कहता है पूंजीपति सर्वहारा, वो लोग शोषण करते हैं सर्वहारा वर्ग का। तो वर्ग संरचना के कारण स्तरीकरण है और इससे समाज में विघटन आएगा। तो स्तरीकरण अच्छी चीज नहीं है। कौन मानता है? संघर्षवादी विचारक, जिसमें मार्क्स हैं, डेंडॉर्फ हैं, सिमेल हैं। वेबर ने भी कुछ हद तक इनका समर्थन किया है। वेबर ने कहा है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ये 3 आधारों पर, और इसमें इन्होंने बताया कि जो बाजार है, यानी जो बाजार का मतलब हुआ हमारी लाइफ स्टाइल, हम कितना ज़्यादा उपभोग कर पा रहे हैं चीज़ों को, कितना ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, वो चीज़ डिसाइड करती है कि हमारा वर्ग कैसा होगा। इसी से परिस्थिति समूह बनता है और परिस्थिति समूह ही स्तरीकरण का एक तरीके से आधार होता है, स्तरीकरण को निर्धारित करता है। तो ये जो स्तरीकरण है ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये समाज में विघटन लाएगी। कौन मानते हैं? संघर्षवादी विचार। तो ये तो मुख्य 2 परिप्रेक्ष्य हुए। फिर कुछ और सिद्धांतकार भी हैं जिनको संकलनवादी सिद्धांत कहा जाता है। उसमें जो पहला सिद्धांत है वो है सामाजिक समापन का सिद्धांत। ये दिया था फ्रैंक पार्किन ने। फ्रैंक पार्किन ने दिया था सामाजिक समापन का सिद्धांत, और इसमें इन्होंने कहा कि जिसका जैसा व्यवसाय होगा उसको वैसा ही वर्ग मिलता है। तो पेशा वर्ग निर्धारण का आधार होता है। जैसा आप व्यवसाय करोगे समाज में आपको वैसा ही स्थान मिलेगा। जैसे जो सम्मानित व्यवसाय हैं तो उनमें समाज में आपको उच्च स्थिति मिलेगी। यदि आपका व्यवसाय सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है तो आपकी वर्ग स्थिति भी निम्न ही मानी जाएगी। तो अगला सिद्धांत है वार्नर का सिद्धांत, प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत। वार्नर ने दिया प्रतिष्ठा सूचक। तो इन्होंने वेबर की ही विचारधारा को आगे बढ़ाया और आर्थिक सामाजिक आधार पर 6 प्रकार के वर्ग बताए। तो पहले डिवाइड किया 3 प्रकारों में, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में। फिर इनके 2-2 प्रकार बता दिए हैं। तो एक बताया उच्चतम उच्च वर्ग, फिर एक सीमा निम्नतम उच्च वर्ग, फिर मध्यम उच्च वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, फिर निम्न मध्यम वर्ग और निम्नतम निम्न वर्ग। ये 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं। किसने? वार्नर ने। ट्यूमिन की एक फेमस बुक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ट्यूमिन की है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेंस्की ने दिया सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक और संघर्षात्मक सिद्धांत। कभी पूछे कि प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया तो डेविस एंड मूर लगाएंगे। संघर्षात्मक सिद्धांत किसने दिया तो कार्ल मार्क्स, वेबर, डेरेनडॉर्फ, सिमेल, कोई भी होगा तो इसमें से लगाएंगे। और यदि पूछता है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक और संघर्षात्मक दोनों को किसने कंबाइन कर दिया तो वो है लेंस्की। लेंस्की ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक और संघर्षात्मक दोनों पक्षों को शामिल किया। तो सोशल मोबिलिटी यानी गतिशीलता, ये क्या होती है? तो गतिशीलता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की दशा में परिवर्तन होना। गति का मतलब मूवमेंट। अब अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो सामाजिक गतिशीलता का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। किसी व्यक्ति की स्थिति में होने वाला परिवर्तन, उसके पद में होने वाला परिवर्तन, उसको हम कहते हैं गतिशीलता या सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, ये जो सामाजिक गतिशीलता है, ये शब्द इसको किसने यूज किया था तो इसको फर्स्टली यूज किया था सोरोकिन ने। सोरोकिन की पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। इसमें इन्होंने ये वर्ड यूज किया था गतिशीलता, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी में। तो सोरोकिन ने परिभाषित भी किया गतिशीलता को। सोरोकिन के अनुसार जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक स्तर से दूसरे स्तर पर चला जाए तो इसको हम गतिशीलता कहेंगे। देखो इसको थोड़ा समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है या पूरा का पूरा समूह हो सकता है। जब वो व्यक्ति या वो समूह अपने स्तर को छोड़ करके, मतलब जो उसका लेवल था, उसका लेवल यहाँ पे था और वो अब थोड़ा सा ऊपर लेवल पे पहुंच गया, या फिर उसका लेवल ऊपर था और अब उसका लेवल नीचे आ गया, तो अपने स्तर को छोड़ करके या अपने स्थान को छोड़ करके, मतलब पहले वो मुंबई में काम करता था, वो दिल्ली में काम करने आ गया, तो या तो अपने स्थान को छोड़ रहा है या अपने पद को छोड़ रहा है या अपने स्तर में कोई परिवर्तन उसके हो रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, ये ही है मूवमेंट।
इसको सोरोकिन ने दो प्रकार से बताया, जो गतिशीलता है इसको दो प्रकार से बताया कि गतिशीलता के दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर। वैसे तो मैंने इसको समझाया है बट अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्षैतिज का होता है कि समानांतर ही गति कर रहे हो आप, अपने समानांतर ही, आपके स्थान में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन आपके स्तरों में परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब आप पहले वर्कर थे, अब भी वर्कर ही हो, बस पहले आप अपने सिटी में काम करते थे, अब दूसरे सिटी में चले गए, तो सेम ही स्तर सेम है, स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आप जगह आपने चेंज कर दी, वो स्थान आपने चेंज कर दिया। कोई बैंक में कर्मचारी था, अब भी वो बैंक में ही कर्मचारी है लेकिन बस स्थान बदल गया। कोई अध्यापक था, अब भी वो अध्यापक ही है लेकिन बस स्थान बदल गया। तो समानांतर गति जो होती है, जहां पर स्तर में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे आ रहा, तो उसको कहेंगे हम क्षैतिज। ठीक है। और ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया कि जहां पर स्तरों में परिवर्तन हो रहा है, उसके वो ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले वो छोटा कर्मचारी था, फिर बड़ा कर्मचारी हो गया, फिर उससे बड़ा कर्मचारी हो गया। इसको पीढ़ियों में भी कह सकते हो कि बाबा थोड़ा कम थे और फिर उसके पिता ने थोड़ा सा और उन्नति करी और बेटे ने थोड़ी सी और उन्नति कर ली। ठीक। तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता किसने बताई? सोरोकिन ने बताई। इसको डिटेल में मैंने समझाया था सोरोकिन वाले चैप्टर में, अगर आपको याद होगा। लिप्सेट एंड बेंडिक्स ने गतिशीलता के दो प्रकार बताए हैं, एक बताया अंतर पीढ़ी और एक बताया अंतः पीढ़ी। ठीक है। तो अंतर पीढ़ी अंतः पीढ़ी को भी समझ लीजिए। अंतर पीढ़ी मतलब दो पीढ़ियों के बीच में अंतर है। अंतर का मतलब अंतर आ रहा है, दो पीढ़ियों के बीच में डिफरेंस है, जहां दो पीढ़ियों के मध्य में गतिशीलता होती है। जैसे मैंने अभी समझाया कि आपके पूर्वज थोड़ा सा निम्न परिस्थिति के थे, आपके पिता ने थोड़ा सा उन्नति करी, फिर आपने और ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, मतलब आपकी स्थिति, आपका स्तर बहुत ज़्यादा उच्च हो गया। या फिर आपके दादाजी थे प्रिंसिपल, आपके पापा बने क्लर्क, आप बन के बैठे हो चपरासी, तो फिर आप डाउन आ रहे हो। मतलब अंतर पीढ़ी, जहां पर पीढ़ियों के बीच में गतिशीलता देखने को मिलती है, दो पीढ़ियों या दो से अधिक पीढ़ियों के बीच में, तो वो अंतर पीढ़ी कहलाएगी। फिर अंतः पीढ़ी, एक ही पीढ़ी के बीच में गतिशीलता हमें देखने को मिल रही है। एक पीढ़ी के बीच में कैसे हो सकती है? भाई बहन के बीच में, कि आपके भाई बहन उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए, या फिर आपके भाई बहन पढ़ने में बहुत अच्छे थे और आप बिल्कुल घोचू टाइप हो गए। तो अंतः पीढ़ी गतिशीलता मतलब एक ही पीढ़ी के बीच में हमें गतिशीलता देखने को मिल रही है, और अंतर पीढ़ी मतलब दो पीढ़ियों के बीच में। ठीक है। इन्होंने व्यवसायिक गतिशीलता का भी अध्ययन किया था, जो ये लिप्सेट एंड बेंडिक्स थे, तो इन्होंने व्यवसायिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। फिर विलियम जे गुडे ने भी दो प्रकार बताए हैं गतिशीलता के। इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? इन्होंने बताया आंशिक और संपूर्ण गतिशीलता। मतलब गतिशीलता के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आंशिक गतिशीलता और दूसरा संपूर्ण गतिशीलता। श्रीनिवास ने जातिगत गतिशीलता का अध्ययन किया। जातिगत गतिशीलता का कैसे अध्ययन किया है? जो उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, संस्कृतिकरण की अवधारणा में उन्होंने एक तो संदर्भ समूह का प्रयोग किया कि लोग किसी दूसरी जाति को संदर्भित करते हुए, सापेक्षिक वंचना उनके अंदर होती है कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, दूसरी जातियों के पास में है, तो दूसरी जाति को संदर्भित करते हुए अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा उनमें गतिशीलता देखने को मिलती है, थोड़ा सा उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो ये जातीय गतिशीलता इन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में बताई थी, एम.एन. श्रीनिवास ने। ये मैंने आपको पढ़ाया था। फिर योगेंद्र सिंह और गुन्नार मिल्डल, इन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता की बात करी है कि कल्चरल जो मोबिलिटी होती है। इरावती कर्वे और मेंडलबाम, इन्होंने पारिवारिक गतिशीलता का अध्ययन किया है, मेंडलबाम और इरावती कर्वे ने। मार्टिनडेल एक फेमस कोट्स इन्होंने दिया था कि व्यक्तियों का परिभ्रमण उनकी विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। जो व्यक्तियों की गतिशीलता होती है वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, उनका परिभ्रमण उनकी विपरीत दिशा में होता है। तो ये था कुछ मेन गतिशीलता से संबंधित। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।